आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन या 1D मोशन। तो ये मेरा इस 1D चैप्टर काइनेमेटिक्स 1 का पहला पार्ट है, पर फर्स्ट लेक्चर होगा ये। इसके बाद मैंने इसमें कई लेक्चर्स बनाए, तो पहले मैं आपको डिटेल दे दूँ कितने पार्ट में मैं इस चैप्टर को ख़त्म करूँगा। तो पहला लेक्चर जो हमारा है वो है फंडामेंटल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। इसमें मैं जो बात करूँगा इस पर डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशंस एंड एवरेज स्पीड या वेलोसिटी से बात करूँगा, स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, सारी चीज़ पे बात करेंगे। ये हमारा लेक्चर 1 होगा। इसके बाद लेक्चर 2 जो होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, उसमें हम जितने टाइप के मोशन हो सकते हैं 1D में, टाइप ऑफ मोशन की बात करेंगे। उस टाइप ऑफ मोशंस में जितने भी वैरायटीज हो सकती है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटेड, रिटार्डेड मोशंस, उनके VT/ST ग्राफ, ये सारी चीज़ों की बात हम लेक्चर 2 में करने वाले हैं। तो सीरियल वाइज आप इसको ज़रूर पूरा पढ़ें, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो सेकंड लेक्चर ये हो जाएगा। थर्ड लेक्चर पे हम लोग जो कवर करेंगे, थर्ड लेक्चर में मैं इसी जब मोशन के बारे में सारी चीज़ें बताऊँ, वेलोसिटी टाइम के बारे में, तो मैं इसमें बीच में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का एक लेक्चर डालूंगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, इसमें ढेर सारी बहुत सी मैं प्रॉब्लम उठाऊंगा। करीब ये हो सकता है बड़ा वीडियो हो, तो इसमें जितने भी कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा लेक्चर 3। फिर लेक्चर 4 पे हम लोग बात करेंगे। लेक्चर 4 पे हम लोग बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी की। मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे, इसी में ही फ्यू एग्जांपल्स के साथ हम बात कर लेंगे, कुछ एग्जांपल्स होंगे। फिर लेक्चर 5 जो हमारा आएगा, लेक्चर 5 हम लोग बात कर लेंगे रिलेटिव मोशन इन 1D की। रिलेटिव मोशन इन 1D की, 1D पे रिलेटिव मोशन की बात कर लेंगे। फिर लेक्चर 6 में हम लोग बात कर लेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ कार होगा एंड बुलेट होगा। फिर लेक्चर 7 हम लोग इसमें कवर करेंगे। ये दोनों छोटे छोटे लेक्चर होंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। लेक्चर 7 में हम लोग बात करेंगे ट्रेन बिटवीन टू स्टेशंस की। ये भी अपने आप इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ट्रेन बिटवीन टू स्टेशंस, ट्रेन बिटवीन टू स्टेशंस, इसकी बात कर लेंगे। तो ये इस टाइप से ये 3 पार्ट, जो लास्ट के 2 पार्ट है, बहुत छोटे छोटे पार्ट होंगे और बाकी चीज़ों में थर्ड का डिटेल कवर्ड होगी। लेक्चर 3 हमारा प्रॉब्लम वाला पार्ट होगा। तो ऐसे करके हम इस पूरे 1D चैप्टर को पढ़ेंगे। तो 1 बाई 1 आप सीक्वेंस में सारे लेक्चर अगर आप फॉलो करते हैं, सारे लेक्चर्स को प्रॉपरली आप कॉपी पेन लेकर बैठते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो डेफिनेटली यू विल लर्न। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे, लर्न करेंगे। देन लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला लेक्चर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और फंडामेंटल्स ऑफ, जितने फंडामेंटल पैरामीटर्स हो सकते हैं 1D की स्ट्रेट लाइन मोशन के, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता क्या है, 1D मोशन हम डिफाइन कैसे करेंगे। 1D मोशन, 1D मोशन, 1D मोशन। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, 3 कैटेगरी होती है 1D होने की। पहला केस ये होता है, अगर कोई बॉडी है उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही। वेलोसिटी मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंज नहीं हो रही है। इट मीन्स उस पर कोई भी एक्सेलरेशन या फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, जीरो एक्ट कर रहा है। देन बॉडी रिमेन्स इट्स पाथ ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिस इज द कैटेगरी ऑफ 1D मोशन। कैटेगरी नंबर 2, अगर कोई बॉडी किसी पाथ में मूव करे, उसके पास एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी की अपनी एक डायरेक्शन हो, बिकॉज दिस वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी लाइन पर ही एक एक्सेलरेशन भी एक्ट कर रहा है।
कोई एक फोर्स एक्ट कर रहा है ऑन द सेम लाइन, जब सेम लाइन पे फोर्स एक्ट करता है तो हम इसको कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर, या हम कह सकते हैं एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर इज 0 डिग्री। देन इस केस में भी बॉडी अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को मेंटेन रखती है। हाँ, इस केस में स्पीड अप होती जाएगी, इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट थी पहले केस में, सेकेंड केस में स्पीड अप होती स्पीड बढ़ती जाएगी। एंड थर्ड केस, कभी ऐसा हो जाए कि बॉडी के पास एक वेलोसिटी वेक्टर है और उस पर कोई एक फोर्स या एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन पे लग जाए। अपोजिट डायरेक्शन को मैं कहता हूँ एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल हो जाए वेलोसिटी के, तो इस केस में बॉडी स्लो डाउन होती जाएगी। इट मीन्स एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर इज 180 डिग्री। तो इस केस में भी बॉडी अपनी स्ट्रेट लाइन पाथ को ही फॉलो करती रहेगी, दिस टाइप मेंटेन रखेगी, बट अभी स्लो डाउन होती जाएगी। हो सकता है एट लास्ट जाके ये रुक जाए, रुकने के बाद फिर रिवर्स भी आएगा अगर फोर्स कॉन्टिन्यूसली बैक साइड में लगता रहा। तो ये ऐसे 3 केस हैं जिस केस में हम बॉडी की मोशन को मोशन इन 1D या स्ट्रेट लाइन मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। खैर उसके पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। पहला पॉइंट, एक होता है पोजीशन वेक्टर। एग्जैक्टली ये चीज़ मैं जो यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर, अगर आप थोड़ा सा पास आउट स्टूडेंट्स हैं तो इसको इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा सा वेक्टर कॉन्सेप्ट यूज होगा। 11th में स्टार्टिंग में इसको नहीं किया जाता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। इट इज़ नॉट ए टफ टास्क, आसान चीज़ है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, पोजीशन वेक्टर, ऐसे नाम से पता चल रहा है, इसको एक आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक पोजीशन वेक्टर होता है। इसको कैसे समझेंगे? लेट अस सपोज दिस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अगर आपने शुरुआत में मैथ पढ़ी है, मैथ 10th तक, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट आपके ठीक है, तो भी आप इसको समझ सकते हैं कोऑर्डिनेट ओरिजिन है। सपोज कोई एक बॉडी ए पॉइंट पर थी, तो अगर मैं बॉडी ए पॉइंट पर थी तो ओरिजिन से उस पॉइंट ए को मिलाओ तो एक वेक्टर जैसा बना दीजिए, एरो बना दीजिए, तो इसी को ही पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कहते हैं। तो अगर मैं लिखूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पॉइंट ए, तो इसको मैं लिखूँगा आर ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ये आर ए वेक्टर हो गया, एक मैं दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहीं स्पेस पे, बी, दिस इज बी, तो इसको भी अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर दूँ, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, आर बी वेक्टर। तो सिमिलरली पॉइंट बी की अगर मैं बात करूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, तो इसको मैं आर बी वेक्टर यूज़ कर सकता हूँ, पोजीशन वेक्टर। अब क्योंकि मैं स्पेस में बात कर रहा हूँ, हो सकता है एक्स वाई जेड एक्सिस भी हो यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट एक्स ए कॉमा वाई ए कॉमा जेड ए हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। बी के कोऑर्डिनेट एक्स बी कॉमा वाई बी कॉमा जेड बी हैं, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जैसा कि हम जानते हैं 0 कॉमा 0 कॉमा 0 होते हैं। मैं 3D रेफरेंस में ले रहा हूँ, 3 कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ हर पॉइंट्स के स्पेस में। तो आर ए वैक्टर कैसे लिखा जाता है? आर ए, पोजिशन वैक्टर ऑफ ए। एक्चुअली सही चीज़ तो ये है कि जो ये इसका हेड होता है जहाँ पे एरो बना हुआ है, और लास्ट स्टार्टिंग पॉइंट इसका टेल होता है। तो आर ए वैक्टर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हेड के एक्स कोऑर्डिनेट से टेल का एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्स से -0, एक आई कैप लगा देते हैं। आई कैप यूनिट वेक्टर होता है, एक्स वाई जेड के अलावा आई जे के कैप होते हैं, प्लस हेड के वाई कोऑर्डिनेट्स में वाई ए माइनस टेल का वाई कोऑर्डिनेट 0 सब्ट्रैक्ट करके जे कैप, प्लस हेड के जेड कोऑर्डिनेट में
टेल के जेड कोऑर्डिनेट को सबट्रैक्ट करके के कैप ऐसे लिख देते हैं। तो फाइनली ये बन जाता है एक्स ए आई कैप प्लस वाई ए जे कैप प्लस जेड ए के कैप। ये आर ए वैक्टर यूज हो जाता है, इसको पोजिशन वैक्टर ऑफ ए कहते हैं। सिमिलरली अब मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, बी वैक्टर की बात करूँ तो जो उसके हेड के एंड से, क्योंकि टेल के जीरो है तो उसी के साथ आई जे के लग जाएगा, एक्स बी आई कैप प्लस वाई बी जे कैप प्लस जेड बी के कैप, ये ऐसा आ जाएगा। ये आपके पास ए और बी के पोजीशन वेक्टर मिल गए। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर है। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड्स की बात करूं तो मैग्नीट्यूड्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड्स, तो आर ए पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, जो कुछ यहाँ आई के साथ होता है उसका स्क्वायर, किसी वेक्टर का, अगर आप वेक्टर अभी आगे पढ़ेंगे, अगर आप 11th के स्टूडेंट्स हैं तो आई के साथ जो कुछ लिखा है उसका स्क्वायर, एक कंपोनेंट लिखा होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और जे के साथ और के साथ। तो आर ए का मैग्नीट्यूड्स अगर आप लिखें, मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए वैक्टर, दिस इज एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर, सॉरी एक्स बी नहीं, वाई ए होगा, एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस जेड ए स्क्वायर होगा। और अगर आपने 10th में मैथ पढ़ी तो गौर से देखिएगा, यही जो आपके पास आ रहा है दिस इज ओ ए डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस ओ ए लेंथ आ जाएगी, क्योंकि दो पॉइंट्स हैं 0,0,0 एक्स ए वाई ए जेड ए, इन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला भी होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये देखिए गौर से देखिए, ये x2 माइनस x1 लिखा है, ये y2 माइनस y1 लिखा है, y1 बाई डिफॉल्ट ओरिजिन का जीरो था और z2 माइनस z1 लिखा है, होल स्क्वायर का रूट ले लें तो यही आंसर आता है। ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ b लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर प्लस जेड बी स्क्वायर, और ये भी इस वेक्टर की लेंथ होगी, यानी कि ओ बी लेंथ हो जाएगी, ओ बी डिस्टेंस हो जाएगी, या लेंथ कह दें, एक ही बात है। ओके, तो ये एक एलिमेंट्री आइडिया था पोजीशन वेक्टर का, आप पास आउट स्टूडेंट्स हैं तो इजीली समझ गए होंगे। और अगर 11th के तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ मैंने नहीं लगाई, आई जे के आपके लिए कुछ नए हो सकते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला लिखा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला ही है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला जो आप मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमने यूज़ किया, वो वेक्टर फॉर्म पे यूज़ किया। ठीक है, अब मान लेते हैं सपोज कोई एक बॉडी है, ए से बी तक किसी कर्व पास से ऐसे होते हुए यहाँ आ जाती है वाया सी, ऐसे होते हुए कर्व पास से होते हुए सी तक आ जाती है। तो यहाँ पर भी हम एक एरो बना सकते हैं डायरेक्टली ए से सी को, ए से बी को मैच करता हुआ, मिलाता हुआ, तो ये भी एक पोजीशन वेक्टर होगा। अब मैंने जैसे यहाँ एक आर ए वैक्टर लिखा है, आर बी वैक्टर लिखा है, ऐसे ये एक वेक्टर और बना है, इसको क्या कहेंगे, जब आर ए वैक्टर देखें, आर बी वैक्टर देखें, दोनों के टेल जो हैं वो ओरिजिन पर थे, तो मैंने कहा इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का है। जब टेल ओरिजिन में होता है तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बोलने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर ए से ये बी गया है वाया सी, तो जो ए से बी वेक्टर बना है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए से बी वेक्टर, इसको कह सकता हूँ पोज आर बी ए वैक्टर। आर बी ए वैक्टर का मतलब है, इसको आर बी ए वैक्टर का मीन्स हो गया पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, जहाँ हेड होता है उसका पोजीशन वेक्टर होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए, जहाँ पे उसका टेल होता है। ठीक है, लेकिन अगर टेल ओरिजिन पे होता है तो विथ रिस्पेक्ट टू टर्म बोलने की जरूरत नहीं होती, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सिर्फ लिख सकते हैं। जैसे कि आप ओ बी देख रहे हैं, जैसे कि आप ओ ए देख रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखने की स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होता है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हो, उसका टेल ओरिजिन पर है, तो याद रखिएगा ऐसा। ठीक है, अब ये आर बी वैक्टर ही आपका ए से सीधे डायरेक्टली ज्वाइन करने पर जो दिखाता है इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है माइंडेड, तो आर बी वैक्टर जो आएगा आपके पास आर बी ए, कभी भी कोई पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो आर बी ए वैक्टर जिसका पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट का
उसका एब्सोल्यूट पोजीशन वेक्टर लिखिए माइनस आर ए वेक्टर लिख दीजिए। तो आपके पास आर ए वेक्टर आर बी वेक्टर ऊपर लिखें, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स बी माइनस एक्स ए आई कैप प्लस वाई बी माइनस वाई ए जे कैप प्लस जेड बी माइनस जेड ए के कैप। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर का चेंज आ जाए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जो आपने ए से बी तक बनाया है, ठीक है। तो ये जो आपके पास आया इसी को कहेंगे चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर पहले ए था, बी हो गया, तो इसको इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है हमारा, जिस पॉइंट पे ये पहुंचे उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर आर बी है, और ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर था। तो दिस इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। और जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है इसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी। बॉडी जब ए पर थी उसका पोजीशन वेक्टर आर ए था, बॉडी जब बी पर पहुंचे उसका पोजीशन वेक्टर ए पर थी आर ए था, बी पर पहुंचे उसका पोजीशन वेक्टर आर बी हो गया। तो बी के पोजीशन वेक्टर से ए के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो नया पोजीशन वेक्टर है इसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकते हैं या एस वेक्टर भी लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वेक्टर क्वांटिटीज में दो चीज़ें हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालने जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जैसे भी आपने ऊपर ये दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड निकाले आर ए आर बी के, तो इसमें आई के साथ समथिंग कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए, जे के साथ भी कुछ लिखा हुआ है, के साथ भी कुछ लिखा, इनका स्क्वायर का रूट ले लीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास है, अगर डिस्प्लेसमेंट को मैं शॉर्ट में डी आई एस पी लिख दे रहा हूँ और ऐसे लिख देते मैग्नीट्यूड होता है, या इसको मैं एस वेक्टर लिख करके ऐसे साइड से मॉडल लगा दूँ, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी कि ये अब स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। तो ये आएगा अंडर रूट एक्स बी माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर प्लस वाई बी माइनस वाई ए का होल स्क्वायर प्लस जेड बी माइनस जेड ए का होल स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा। और यही आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। और ये भी कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, अगर आपने वेक्टर नहीं भी पढ़ा है तो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही फॉर्मूला लिखा है बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा, ये स्टेटमेंट भी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को बता देता है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये पॉइंट नोट करने वाला है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को बता देगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस की। व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ, वाकई में आप जिस पाथ में चले उस पूरे पाथ की लेंथ आपकी डिस्टेंस कहलाती है, लेंथ। तो जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं ऊपर से, ये ए सी बी, ए से आप चल रहे हैं, सी से होते हुए बी तक आ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं कोई थ्रेड लूँ, पूरा एक्चुअल पाथ में एक थ्रेड का एक ए पर रखूँ, एक्चुअली पाथ में थ्रेड को मैच करते हुए फैलाते चलूँ और बी तक लाऊँ, और फिर पूरे थ्रेड को स्ट्रेट खींच दूँ, तो जो भी आएगा हमारे पास लेंथ ऑफ द थ्रेड वो एक्चुअल पाथ लेंथ, यानी कि लेंथ ए सी बी इज नोन एज डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ लेंथ को ही हम डिस्टेंस कहते हैं। तो लेंथ ए सी बी हमारी डिस्टेंस बन जाएगी। क्लियर है? तो ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो एक डिस्टेंस आपने पढ़ लिया, एक डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। कहीं भी दो पॉइंट दिए उनके बीच शॉर्ट डिस्टेंस फॉर्मूला ये बना हुआ है, इसको आप यूज़ कर दीजिए। डिस्टेंस आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अब बात आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बड़ा कौन होता है, क्या रिलेशंस हो सकते हैं। पहली बात तो आपको कंफर्म कर दूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है,
डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ इनका कंपैरिजन करके। अगर मैं इनको कंपेयर करूँ तो मैं पहला पॉइंट ये लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, DISP शॉर्ट में लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे कैपिटल लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे अगर मॉड दो लाइनों बीच में, इसको मॉड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस होता है, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, या तो इक्वल होगा या छोटा होगा, क्योंकि इसका नाम ही है शॉर्टर डिस्टेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स और बना लेते हैं कि कब इक्वल होगा। सेकेंड केस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है डिस्टेंस के ओनली इन वन केस, only when body is moving along straight line, body is moving along straight line, along straight line, straight line। कुछ बच्चे यहीं तक बोल के छोड़ देते हैं कि बॉडी इज मूविंग along straight line, बट मैं यहाँ करेक्ट करूँगा, body is moving along straight line without changing its direction, without changing its direction, बिना अपनी डायरेक्शन चेंज किए हुए, बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इट्स डायरेक्शन। दुनिया में एकमात्र ऐसा केस है जहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। बाकी ऑल अदर केसेस पे, ऑल अदर केसेस, इसको छोड़ करके जितने भी केस हो, स्ट्रेट लाइन पे भी चले डायरेक्शन बदल दे तब भी डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस, अगर ऊपर वाले केस को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो। सिर्फ ऊपर जो केस 1 2 लिखा है उसी में दोनों इक्वल होते हैं डिस्टेंस, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए इस पे एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर अभी हम सिलेक्ट करते हैं, चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। सपोज दिस इज ए सर्कल, यहाँ हम एक सर्कल बनाते हैं और दिस वन इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सपोज O। कोई एक पार्टिकल A पॉइंट पर है, रेडियस ऑफ सर्कल इज R, A से वो B तक पहुंच जाता है, दिस इज ऑल्सो R। A से B पहुंचने पर डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, वाया सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, दिस वन वाया सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताना। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे इस केस में A to B। तो अगर मैं A to B की बात करूँ तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस लाइन से दिया जाएगा, AB लाइन से। तो अगर मैं देखूँ ये राइट एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड को MAG शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा, आप गौर देखें AB डिस्टेंस के इक्वल होगा, AB लेंथ के इक्वल होगा, एंड दैट इज AB स्ट्रेट पाथ ट्रायंगल में जो दिख रहा है दैट इज R√2, जैसे डायग्राम से दिख रहा है R√2, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। अगर डिस्टेंस की बात करें तो इसने 1/4 सर्कल किया है, तो डिस्टेंस ट्रेवल जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है, डिस्टेंस ट्रेवल जो है दैट इज एक्चुअल पाथ लेंथ दैट इज 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस, और सर्कल का 1/4 सर्कमफेरेंस होता है 2πr, एंड दैट इज इक्वल टू πr/2, πr/2, 2πr का 1/4, दैट्स योर आंसर। आप देख पाएंगे कर्व पाथ में चल रहा है तो हमेशा जो πr/2 वैल्यू आएगी दैट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस।
सॉरी, पाई आर बाई टू डिस्टेंस है, दैट इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। पहला केस ये हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड केस की बात करूँ, अगर ये सी तक आ गया होता, दिस वन इज़ फॉर ए टू बी, ए टू बी। अगर ए टू सी की बात करूँ, ये पार्टिकल यहाँ आ चुका है, तो दैट इज ऑल्सो आर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मैं ऐसे लिख देता हूँ, दैट इज ए टू सी, डायरेक्टली ज्वाइन कर दीजिए, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, डायमीटर के बराबर होगा। अगर डिस्टेंस की बात करूँ, डिस्टेंस डिस्टेंस टेबल हाफ ऑफ द सर्किल है, तो 1/2 ऑफ 2 पाई आर, दैट इज पाई आर। तो इस टाइप से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम समझ सकते हैं जहाँ डिफरेंट थे। अब इसका एक केस और लेता हूँ मैं, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये, इसी सर्कल में ही। ये मैंने एक सर्किल ले लिया, सेंटर इज, इसका सेंटर सी ले लेता हूँ, या सेंटर ओ ले लिया। अब यहाँ पर कोई पार्टिकल था ए पॉइंट पर, ये इसकी रेडियस आर थी, और ए से बी तक गया, सच दैट ओ ए और ओ बी लाइन्स जो हैं, जो इसके रेडियस वेक्टर भी कहे जा सकते हैं, ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहे थे, ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहे थे। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले मैं यहाँ डिस्टेंस निकाल देता हूँ। डिस्टेंस जो होगी वो आर्क लेंथ होगी, एक्चुअल पाथ जो है सर्कुलर आर्क में मूव कर रहा है, आर्क लेंथ ए सी होगी, ए बी सॉरी। आर्क लेंथ ए बी कैसे आएगा, तो आप फॉर्मूला जानते हैं, आर्क अपॉन रेडियस इक्वल टू एंगल थीटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट आर्क लेंथ जो आएगा, जिसको हम ए बी डिस्टेंस कह रहे हैं, एंड दैट इज थीटा, रेडियस इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। अब मैं आपको यहाँ चीज़ ये कंफर्म करूँ, थीटा जो यहाँ पे आएगा वो रेडियन में यूज़ करना है, पाई डिग्री में नहीं। दिस इज़ रेडियन, रेडियन में यूज़ किया जाएगा, ये माइंड करिएगा। तो ये आपका डिस्टेंस आ चुका है, क्लियर। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ ज्योमेट्री यूज़ करना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, सीधे डायरेक्टली इसको ज्वाइन करते हैं ए से बी को, तो ये ए बी जो स्ट्रेट पाथ की लेंथ आएगी, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, दिस वन, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, ये इसका इंटरमीडिएट पॉइंट होगा, तो जो डिस्टेंस ए सी होगी वही लेंथ बी सी होगी, और ये एंगल बाई सेक्टर हो जाएगा, तो इसको थीटा बाई टू कह देंगे, और ये भी थीटा बाई टू को, टोटल थीटा था। अब हम देख सकते हैं हमारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया होगा, इसको मैं सीधा करके बना देता हूँ। ओ पॉइंट ये है, और ऐसे एक सी पॉइंट गया, यहाँ पे सी पॉइंट है, दिस इज बी पॉइंट, और ये ऐसे स्ट्रेट ज्वाइन हो रहा है, तो ओ बी जो ज्वाइन होगा रेडियस ऑफ द सर्किल होगी, दिस एंगल थीटा बाई टू होगा, और तुमको बी सी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे आप साइन थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बी सी अपॉन ओ बी इसको टू साइन थीटा बाई टू। दिस इम्प्लाइज दैट बी सी पार्ट जो आपके पास आ गया, दैट इज ओ बी, ओ बी था आर, आर का यानी ओ बी मल्टीप्लाई इधर होगा जाकर, तो आर हो गया इंटू साइन थीटा बाई टू। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो आया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए सी और बी सी इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर लाइन है वो, तो परपेंडिकुलर होगी उस पर, इक्वल होंगे, तो ए सी प्लस बी सी को हम ट्वाइस ऑफ बी सी कर सकते हैं। तो आपका डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2r साइन थीटा बाई टू। ये आपका सेकेंड पार्ट आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताइए, तो आप इनको डिवाइड कर दीजिए। तो अगर मैं यहाँ ये लिख दूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ यानी कि डिस्टेंस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ ए से बी जाने के लिए, इस केस में, थर्ड केस में, तो आपके पास आ जाएगा आर थीटा अपॉन 2r साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू, आर आर कैंसिल आउट, दिस बिकम्स थीटा अपॉन 2 साइन थीटा बाई टू। बट यहाँ थीटा जो लिखा है ऊपर वो रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए।
तो इस टाइप से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। और ये क्योंकि इसमें तीनों केसेस में जो मैंने बताए हैं, बॉडी एक कर्व पाथ में मूव करे तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा। क्लियर है। अब लोग बात कर लेते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी अगर हम बात करें तो वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो वेलोसिटी जो आता है ये दो टाइप की कैटेगरी में आ जाता है, दो कैटेगरी होती है। तो पहले मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूँ। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी को मैं एक वेक्टर से लिखूँ वी ए वी। दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो वी एवरेज आपके पास जो आ जाएगा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वो मैंने निकालना बता दिया है। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी से मैंने एरो का यूज़ किया इस पर। यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एवरेज वेलोसिटी के साथ साथ अगर मैं एक टर्म आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, जो एवरेज वेलोसिटी होती है इसके लिए आपको इंटरवल ऑफ टाइम डिफाइंड होगा। इंटरवल ऑफ टाइम गिवन होगा, यानी दो टाइम गिवन होंगे कि कोई टी इनिशियल है 2 सेकंड से लेके टी फाइनल है 5 सेकंड तक बॉडी की एवरेज वेलोसिटी क्या रही, हमेशा दो इंस्टेंट ऑफ टाइम दिए, यानी उससे इंटरवल ऑफ टाइम निकल आएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम वी आई एन करके लिख सकते हैं, सिंपली सिर्फ वी लिख सकते हैं। ये एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम होगा, कोई एक इंस्टेंट दियो, यानी वन इंस्टेंट ऑफ टाइम, वन इंस्टेंट ऑफ टाइम होगा। टाइम आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन में कहा जाएगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड 6 सेकेंड 7 सेकेंड, तो ओनली वन कोई एग्जाम्पल निकल टी इज 6 सेकेंड या 7 सेकेंड फर्स्ट सेकेंड, कुछ ऐसा दिया हो तो उसको एक सिंगल टाइम दिया हो तो उस समय यानी कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपसे पूछना चाह रहा है। तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो आप ये कह सकते हो, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैं डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी फॉर very small interval of time, very small interval of time, very small interval of time। बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो बॉडी की एवरेज वेलोसिटी है वही इंस्टेंटेनियस बन जाती है, यानी कि इंटरवल बहुत छोटा होना चाहिए टाइम का, टेंडिंग टू ज़ीरो। जैसे मैंने कहा वी इंस्टेंटेनियस जो है दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो वी एवरेज। एवरेज वेलोसिटी में अगर टाइम की लिमिट बहुत छोटी हो जाए तो ये इंस्टेंटेनियस बन जाती है, यानी इसको हम ऐसा कह सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। और जब लिमिट लगती है तो डेल्टा वाले टर्म, बहुत छोटे वाले टर्म, ये डी बन जाते हैं। तो यानी कि ये सारे काम कैलकुलस से आएंगे। वी इंस्टेंटेनियस जो आ गया वो डी एस बाई डी टी आ गया, डिफ्रेंशिएशन का यूज हो गया, डेल्टा डी में कन्वर्ट हो गया स्मॉल चेंज के लिए, वेरी स्मॉल चेंज एंड दैट इज टेंडिंग टू ज़ीरो। तो ये आपके सामने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। सिमिलरली अगर 1D में बात कर रहे हैं तो एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड हो जाए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम, तो वी एवरेज। अब यहाँ मैं वेक्टर नहीं लगाऊँ क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करूँ, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, टोटल डिस्टेंस डेल्टा एस हो गई है, टोटल टाइम डेल्टा टी है। तो ये आपके सामने एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये स्केलर डिफरेंस इस बात का होता है, दोनों वेलोसिटी वेक्टर होती है, स्पीड स्केलर होती है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछी जाए तो सिमिलरली वी इंस्टेंटेनियस स्पीड
ये ds/dt यूज कर दी जाएगी। ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं। इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएशन से ही निकलेगा और एवरेज टोटल चेंज से निकलेगा। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। ये कब इक्वल होते हैं, स्पीड और वेलोसिटी इक्वल कब होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्पीड। और यहाँ पे वही रिलेशन होगा, वही कंडीशन होगी, कब इक्वल होगा और कब ग्रेटर होगा। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में जो कंडीशन थी वो उसी कंडीशंस में यहाँ पे इक्वल होंगे, ग्रेटर होंगे। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड सिर्फ एक ही कंडीशन पे होता है, व्हेन बॉडी इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, अलोंग स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, चेंजिंग डायरेक्शन। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन चल रही हो बिना डायरेक्शन चेंज किए तभी आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और स्पीड इक्वल होते हैं। इन ऑल अदर केसेस, जो दूसरे और भी केसेस होंगे, अदर केसेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन स्पीड, हमेशा लेस होगा। और ध्यान दीजिए, मैंने ये जो पॉइंट्स लिखा है ये एवरेज के लिए लिखा है। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की अगर आप बात कर रहे हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेलोसिटी और स्पीड की बात कर रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है, अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं तो ऑलवेज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड। दिस इज ऑलवेज, ये हमेशा ऐसा होगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर एक टाइम पे बात करें, कुछ चेंजिंग की बात आ ही नहीं रही है, कोई इंटरवल पे नहीं कर रहे हैं कि बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे या स्पीड अप हो जाए, तो इसलिए ये ऑलवेज ऐसा होता है। लेकिन ये ऑलवेज ऐसा इक्वल तभी होंगे जब वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, आप स्पीड की बात कर रहे हैं। क्लियर है? राइट। अब आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन समझ लेते हैं, फिर एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालने के कुछ एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट केस हमारा आता है एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? समटाइम्स ऐसा होता है, मैं पहले एक्सीलरेशन डिफाइन करता हूँ। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन में क्या होता है कि अगर मैं स्पेशली दो केस में इसको बताऊँ, पहला 1D मोशन की बात करूँ क्योंकि हमारा चैप्टर 1D है। तो 1D मोशन पे एक्सीलरेशन का मतलब होता है स्पीड इज इंक्रीजिंग, बॉडी स्पीड अप हो रही है। एक्सेलरेशन इन 1D इस बात को बताता है स्पीड इज इंक्रीजिंग। बट ध्यान दें, कुछ ऐसे केस होते हैं कांस्टेंट स्पीड में भी एक्सेलरेटेड मोशन होती है, एक्सेलरेटेड मोशन हो जाती है। वो जैसे मैं आपको बताऊं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद उसकी डायरेक्शन बदलने से भी बॉडी में एक्सेलरेशन होना माना जाता है। ठीक है, स्पीड फिक्स रहे। कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में 10 मीटर पर सेकंड चल रही है तो हर इंस्टेंट उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगी, बट हर इंस्टेंट में टेंजेंशियल वेक्टर यानी कि उसका वेलोसिटी वेक्टर बदल रहा होगा। तो डायरेक्शन बदलने पर भी एक्सेलरेशन अवेलेबल होता है। एक्सेलरेशन ही डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इट मीन्स एक्सेलरेशन स्पीड भी चेंज कर सकता है और डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। दोनों चेंज कर रहा है तो भी एक्सेलरेशन, कोई एक भी चेंज हो रहा है तब भी बॉडी में एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। और रिटार्डेशन का मीन्स क्या होता है? रिटार्डेशन मीन्स होता है, रिटार्डेशन मीन्स होता है 1D में अगर मैं बात करूं, स्पीड इज
गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। अगर बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो रही है, बॉडी स्लो डाउन हो रही है, तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं। जनरली हमारा सेंस होता है, इसको निगेटिव एसिलरेशन भी कहा जाता है, निगेटिव एसिलरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव एसिलरेशन भी बोल सकते हैं। ओके, बट बहुत से बच्चे रिटार्डेशन लेके कंफ्यूज होते हैं, तो पहले मैं एसिलरेशन समझा देता हूँ, फिर उसके बाद रिटार्डेशन की बात करता हूँ। तो एसिलरेशन को हम ए वेक्टर से लिखते हैं बिकॉज इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, ये एवरेज एसिलरेशन बता रहा हूँ, अब इंस्टेंटेनियस बताऊँ, चेंज इन वेलोसिटी। और एवरेज के लिए हमेशा एक टाइम इंटरवल डिफाइंड होगा अपॉन टोटल टाइम, या टाइम इंटरवल भी आप कह सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एसिलरेशन, एवरेज एसिलरेशन वेक्टर जो आपके पास मिलेगा, दैट इज वी एफ माइनस वी आई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। इसको हम डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाता है एवरेज एसिलरेशन। ओके, अब ये एवरेज एसिलरेशन आ गया। इसी को ही मैं अगर इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन यूज़ करूँ तो ए आई एन लिख दिया, इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन। तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो लगा दिया जाए एवरेज एसिलरेशन में, तो यही आपका इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन दे देगा। तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और जब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिखा है और लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग जीरो आ गई है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए इंस्टेंटेनियस जो आया, दैट इज डी वी बाई डी टी। और यहीं से डेफिनेशन आ जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एसिलरेशन, इज ऑल्सो डिफाइंड एज नेगेटिव रेट ऑफ चेंज हो गया तो रिटार्डेशन। तो यहाँ से डेफिनेशन आ जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कीप इन माइंड वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एसिलरेशन है, ना कि स्पीड का। कई बार स्पीड कांस्टेंट होने पर भी एसिलरेशन होता है, और कांस्टेंट स्पीड होने पर अगर आप देखेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, जो एसिलरेशन जीरो बता रहा है। जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो मैंने यहाँ बताया है, तो कांस्टेंट स्पीड होने पर भी एसिलरेशन हो सकता है। इससे स्पीड का रेट ऑफ चेंज एसिलरेशन नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो एसिलरेशन है, इज एसिलरेशन। और अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, तो ये एसिलरेशन आता है। इन जनरल मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ कंडीशंस होंगी। और रेट ऑफ चेंज अगर निगेटिव है, निगेटिव रेट ऑफ चेंज है, तो बॉडी स्लो डाउन हो रही होती है, उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे आके एक बहुत की पॉइंट है, वो समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। की पॉइंट, कुछ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, कहीं ए अगर आपको प्लस साइन का दिया है तो उसको समझ लेते हैं एसिलरेटेड मोशन है, और ए अगर माइनस साइन का दिया हुआ है तो उसको रिटार्डेड मोशन समझ लेते हैं। इन जनरल ये बताया भी जाता है आपको कि पॉजिटिव ए मतलब एसिलरेटेड, निगेटिव ए मतलब रिटार्डेड। लेकिन पता है यहाँ कुछ कंडीशन लगी होती है, ऑल द कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। कंडीशंस ये होती हैं, सपोज मैं बता दूं कि आपको ये प्री एज्यूम्ड होता है, प्री एज्यूम्ड होता है कि आपकी वेलोसिटी जो है पॉजिटिव है। वेलोसिटी को पॉजिटिव मान के, प्री एज्यूम्ड मान करके, ए पॉजिटिव हुआ तो एसिलेटेड मोशन, ए निगेटिव हुआ तो रिटार्डेड मोशन। मैं आपको कंफर्म कर दूं, एसिलरेटेड मोशन तभी होगी 1D के रिस्पेक्ट में मैं बता रहा हूँ, बाकी प्लेन में कुछ और कंडीशंस भी आ जाएंगी। एसिलरेटेड मोशन तब काउंट होगी जब ए और वी दोनों के साइन प्लस प्लस हो जाएंगे। प्लस प्लस का मतलब, या दोनों के साइन माइनस माइनस होंगे, इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन पर होंगे। सेम डायरेक्शन, दोनों प्लस हो गए तो इसका मतलब ये कि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ऐसे वी और ए दोनों प्लस हो गए। दोनों माइनस मतलब है वी और ए दोनों इधर आ रहे हैं, वी और ए, तो ये दोनों माइनस हो गए।
तो यानी दोनों सपोर्टिंग नेचर में, इन दिस केस देखें या इन दिस केस देखें, तो बोथ प्लस और बोथ माइनस होना एक्सेलरेटेड मोशन होती है, दोनों के साइन कंफर्म होने चाहिए। रिटार्डेड मोशन क्या होगी? अगर रिटार्डेड मोशन बात करूँ, एक प्लस हो जाए, v अगर पॉजिटिव हो जाए, a अगर निगेटिव हो जाए, तो ये रिटार्डेड है। या v अगर निगेटिव हो जाए, a पॉजिटिव हो जाए, तो भी देखिए इसका अपोज करे, बॉडी को स्लो डाउन करे, तो ये दोनों केसेस में अपोजिट साइन होने का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन हो जाना, अपोजिट डायरेक्शन, और ये रिटार्डेड को बताता है। और मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूं, एट रेस्ट, मान लो बॉडी के पास मोशन ही नहीं है, रेस्ट पे रखी बॉडी है, तो रेस्ट पे रखी बॉडी पे जिसकी वेलोसिटी यानी कि u0 है, यानी कि v0 है, कुछ भी कह दें, तो आप इसमें इधर फोर्स लगाएंगे, लेफ्ट लगाएं, राइट लगाएं, अप लगाएं, डाउन लगाएं, किसी एंगल पे लगा दें, कहीं भी लगा दें, जिस डायरेक्शन में लगाएंगे, बॉडी के पास स्पीड है ही नहीं, ठीक है, स्पीड है ही नहीं, तो इसलिए रेस्ट में रखी बॉडी ऑलवेज एसिलरेटेड कर सकते हैं, बस आप ऑलवेज एसिलरेटेड मोशन होगी, यानी कि रेस्ट में रखी बॉडी के लिए नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रेस्ट में रखी बॉडी के लिए रिटार्डेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वो एसेलरेट ही की जा सकती है। रिटार्डेशन का मतलब होता है स्पीड इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँ, रिटार्डेशन का मतलब भी लिख देता हूँ। रिटार्डेशन का मीन्स ध्यान रखिएगा, ओनली इज द स्पीड इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। अगर ऐसा है तभी वो रिटार्डेशन कहलाता है। अगर बॉडी की स्पीड डिक्रीज होती जा रही तो ही रिटार्डेशन है। तो जब बॉडी रेस्ट पे है, स्पीड ही नहीं है, तो तुम डिक्रीज किसको करोगे? इसका मतलब रेस्ट में रखी बॉडी आप जिधर फोर्स लगाओगे, थोड़ी देर बाद उसके बाद उसी डायरेक्शन में स्पीड आ जाएगी, तो एक्सलेटेड हुई। तो रेस्ट में रखी बॉडी में सिर्फ एक्सेलरेशन हो सकता है, एक्सलेटेड मोशन हो सकती है फोर्स लगाने पर, जबकि रेस्ट में रखी बॉडी के लिए रिटार्डेशन का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के कुछ एग्जाम्पल हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी कुछ एग्जांपल्स हैं, उन पे बात कर लेते हैं। दो तीन मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स में से हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल 1 ले लेता हूँ मैं। फर्स्ट एग्जांपल है, कोई दो पॉइंट्स स्पॉट आपको डिफाइन किए गए, दिस इज ए, दिस इज बी। आपसे कहा जाता है पर्सन गोज फ्रॉम, and this is suppose midpoint C, right? Person goes from A to C, A to C मतलब first half part with speed v1 and next half part with speed v2. Find average speed during entire journey. एवरेज स्पीड बतानी क्या रही इसकी ए से बी तक, फ्रॉम ए टू बी। एवरेज स्पीड आपको ए से बी बतानी है। पहला हाफ पार्ट इसने v1 स्पीड से, दूसरा हाफ पार्ट v2 स्पीड से। तो मैं ऐसा मान लूँ, सपोज हमें दिया तो नहीं था क्वेश्चन में, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ d है, d डिस्टेंस मान लिया। तो ये फर्स्ट हाफ पार्ट का डिस्टेंस d/2 होगा और नेक्स्ट हाफ पार्ट का डिस्टेंस भी d/2 होगा। ध्यान दें, क्वेश्चन में ये फर्स्ट हाफ भी कह सकता है, नेक्स्ट हाफ भी कह सकता है, या फर्स्ट 1/3 और नेक्स्ट 2/3 भी v1 v2 कह सकता है।
अगर 1/3 का आता तो पहला वाला पार्ट d/3 हो जाता, दूसरा वाला पार्ट 2d/3 हो जाता, ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास वेलोसिटी एवरेज चाहिए इंटायर जर्नी के दौरान, या स्पीड एवरेज, क्योंकि डायरेक्शन बदले नहीं, स्पीड और वेलोसिटी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आएगा। टोटल डिस्टेंस जो यहाँ पर है दैट इज डी, ए से बी तक, या d/2 t/2 दो बार जोड़ दीजिए, अपॉन टोटल टाइम, तो ए से सी तक इसको कुछ टाइम लगेगा, प्लस सी से बी तक की भी कुछ टाइम लगेगी। दोनों टाइम मुझे मिल जाए तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो चलिए मान लेते हैं, मान क्या ले, यहाँ दिया है ये v1 स्पीड से चला, फिर जब ये यहाँ आ गया इसके बाद सी से फर्दर आगे बी तक ये v2 स्पीड से चला। तो अगर मैं ए टू सी की बात करूँ तो टाइम निकालना है हमको, तो टाइम फ्रॉम ए टू सी, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और तो टी ए सी जो आपके पास आएगा, डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया d/2, स्पीड है v1 स्पीड से, तो ये पहला टाइम आ जाएगा। अब मैं सी टू बी चेक करूं तो टाइम फ्रॉम सी टू बी ये आ जाएगा, डिस्टेंस यहाँ भी d/2 है और स्पीड v2 से ट्रेवल किया, इक्वेशन 2। अब ये दोनों टाइम मैं लेकर के एवरेज स्पीड वाली वैल्यू फॉर्मूले पे रख देता हूँ। तो v एवरेज हमारे पास आएगा, टोटल डिस्टेंस d थी, अपॉन टाइम आपके पास टी ए सी आया d/2v2, सॉरी d/2v1 है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख देते हैं, d/2v1 लिख दिया है, ठीक है। तो ये d से d हो जाएगा कैंसिल। अब इसको सॉल्व करें तो ऊपर 1 है, नीचे 1/2 है, यहाँ पे v1 v2 ले लेंगे, v1 v2 ब्रैकेट में v1 प्लस v2 बचेगा, ऊपर ले जाएं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v एवरेज इंटायर जर्नी के दौरान 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दिस इज योर रिजल्ट। तो अगर फर्स्ट हाफ पार्ट v1 स्पीड से, नेक्स्ट हाफ पार्ट इसने v2 स्पीड से ट्रेवल किया है, तो इंटायर जर्नी के दौरान उसकी एवरेज स्पीड 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होगी। अब इसका एक एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर भी आपको कोई दो पॉइंट दिए, ए और बी, बीच का डिस्टेंस नहीं बताया। कह रहा है ए पर्सन मूव्स फ्रॉम goes from A to B such that travel first half time माइंड इट, वहाँ फर्स्ट हाफ डिस्टेंस थे, यहाँ फर्स्ट हाफ टाइम है, विथ स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ टाइम विथ स्पीड v2। फाइंड एवरेज AV मतलब एवरेज स्पीड फॉर A to B, यानी कि इंटायर जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे फर्स्ट हाफ और नेक्स्ट हाफ टाइम पे वेलोसिटीज अलग अलग रही हैं। अगर सपोज मान लो उसको A से B जाने में 1 घंटे लगता है, तो पहले 30 मिनट वो v1 स्पीड से, अगले 30 मिनट वो v2 स्पीड से ट्रेवल किया है। तो अब मुझे ये पता करना है कि उसकी इंटायर जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड क्या रही है। तो अभी भी हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसका टोटल डिस्टेंस d मान लेते हैं, या वैसे यहाँ पे हमें डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी नहीं, हटा देते हैं इसको। हम ऐसा मान लेते हैं, लेट टोटल टाइम इज t, टोटल टाइम इसको t लगाए, टोटल टाइम t लगाए, तो A से वो पहले v1 स्पीड से चलना शुरू करता है और कुछ टाइम तक t/2 टाइम तक, ये मैं डिस्टेंस नहीं दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, t/2 टाइम तक ये C पे पहुँच जाएगा और अगला t/2 टाइम लेगा ये
तो ये बी पे पहुंच जाएगा। तो वी एवरेज तुम्हारे पास जो आया वो आ गया डिस्टेंस ए से सी तक का डिस्टेंस प्लस सी से बी तक का डिस्टेंस, ये हमें नहीं पता है, अपॉन टोटल टाइम तुमने टी मान लिया। इसको इक्वेशन 1 लिखकर छोड़ देते हैं। अब ए टू सी मोशन ले लिया जाए, ए टू सी, ए टू सी। अगर ए से सी हम मोशन लेते हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि हमें निकालना है डिस्टेंस। अब वहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में टाइम निकालना है, जिसमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो उस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया ए सी, फर्स्ट हाफ टाइम के डिस्टेंस को ए सी, इसको टू स्पीड v1 है, और टाइम में t/2 से ट्रेवल किया है, t/2 टाइम तक ट्रेवल किया है, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं सी टू बी की बात कर लूँ तो डिस्टेंस आपके पास आएगी सी बी, दैट इज ट्रेवल विद द स्पीड v2 फॉर ए टाइम ड्यूरेशन हाफ टाइम t/2, इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और 3 से आई जो वैल्यूज है ए सी और बी सी की, इनका सम ही टोटल डिस्टेंस हो, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो वी ए वी आपके पास आ जाएगा v1t/2 प्लस v2t/2 होल अपॉन t। तो दिस t गेट कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज दैट वी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो आपके पास v1 प्लस v2/2 हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट हाफ टाइम ऑफ जर्नी v1 स्पीड से नेक्स्ट हाफ टाइम ऑफ जर्नी v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो ये आपका केस हो जाता है कि यहाँ पर एवरेज स्पीड जो आएगी वो v1 प्लस v2/2 हो जाएगी। क्लियर है? एक एग्जांपल और है, बहुत अच्छा सा एग्जांपल, वही मैं चाहता हूँ आपको समझा दूँ। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल 3 है, अगर हम लोग यहाँ पे सपोज मान लेते हैं एग्जांपल 3 में, लेट अस सपोज आप एक मूविंग एस्केलेटर पर हैं। ठीक है, कोई एक बंदा इस एस्केलेटर पे जाता है, एस्केलेटर की अपनी स्पीड u है, ये बंदा v स्पीड से जाता है, एस्केलेटर की कोई अपनी एक फिक्स लेंथ होगी l। ये इस फिक्स लेंथ l पे जब एक बार मूविंग है, ये केस 1 यहाँ बताया गया है, जब ये मूविंग है तो इसको t1 टाइम लगता है। ठीक है, ये ऑफिस जाता था डेली, तो मूविंग एस्केलेटर से ऊपर जाता था, एल लेंथ की एस्केलेटर थी, और अपना भी ओवर द एस्केलेटर एक v स्पीड से चलता रहता है, तो उसको टाइम t1 लगता है। ठीक है, ये आपके सामने एस्केलेटर है। ठीक है, ये मूव कर रही थी। सेकंड केस ऐसा आता है कि ये नेक्स्ट डे ऑफिस पहुंचता है, तो ये एस्केलेटर इसको बंद मिलती है, ये रेस्ट पर है। अब ये बंदा अपनी v स्पीड से चलता है और ऊपर तक पहुंच जाता है, एंड a से b तक, a टू b ये भी था। अब इसको टाइम लगता है t2। क्लियर है? अब आपसे पूछा जा रहा है, केस 2 ये हो गया, ये दोनों टाइम दिए थे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरे दिन जब ये बंदा इस ऑफिस पहुंचा, तो ये एस्केलेटर तो मूव कर रहा था u स्पीड से, बट ये बंदा रेस्ट पे रहा, ये उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, अपना खुद रनिंग नहीं करता, ये अब रेस्ट पे मूव रहता है। तो अब इसको ऊपर जाने में क्या टाइम लगेगा, इसका टाइम आपको निकालना है। जब एस्केलेटर तो चल रही थी बट बंदा उसके ऊपर सिर्फ खड़ा हो गया और एंड ए से बी तक पहुंचता है, तो इसको कितना टाइम लगेगा, ये कंडीशन है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में कैसे कैलकुलेट करेंगे हम टाइम को, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपको टाइम निकालना है t, और ये टाइम t1 t2 के टर्म्स में निकालना है। पहले केस में दोनों चलते हैं, दूसरे केस में एस्केलेटर रेस्ट पे होता है, मैन v स्पीड से उसमें चढ़ के जाता है, तीसरे केस में
एस्केलेटर मूव करे, मैन से उस पर खड़ा हो जाता है और एस्केलेटर साथ मूव करते हुए ऊपर पहुंच जाता है। एस्केलेटर स्पीड हमने वी यू मान ली है, मैन की स्पीड वी मान ली है। तो अगर मैं फर्स्ट केस में केस 1 की बात करूं तो केस 1 में हमें दिख रहा है कि मैन भी मूव कर रहा है, एस्केलेटर मूव कर रही है, तो नेट स्पीड जो आपके पास मिल जाएगी वो v प्लस यू हो जाएगी। और मान लेते हैं ये लेंथ l थी एस्केलेटर, हर केस में ये लेंथ l रही होगी, ठीक है। तो आपके पास डिस्टेंस जो आ गया फर्स्ट केस में, डिस्टेंस दैट इज l ट्रेवल करना है। तो टाइम कितना लगा, टाइम आपको क्वेश्चन t1 दिया है, तो t1 की वैल्यू आपके पास आ जाए, टाइम छोड़ दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हो गया l अपॉन स्पीड हो गया v प्लस यू, ये हो गया एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, केस 2 में मैन की स्पीड v है और एस्केलेटर इसमें रेस्ट में है, तो l डिस्टेंस चलना है, तो v नेट आपके पास v ही है, v है, और आपको डिस्टेंस जो चलना है वो l चलना है। तो अब इस समय जो टाइम लगा क्वेश्चन में वो भी गिवन था t2, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है आपके पास डिस्टेंस है आपके पास l, डिस्टेंस l अपॉन स्पीड v, इससे आप गए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब केस 3 में आपकी स्पीड है नहीं, सिर्फ एस्केलेटर मूव कर रहा है और उसमें आपको टाइम t लगता है। तो अगर मैं केस 3 की बात करूं, केस 3 में आपके पास v नेट आपके पास जो है आपकी खुद की स्पीड नहीं, मैन रेस्ट पे रहता है, एस्केलेटर साथ मूव कर रहा है तो u स्पीड होगी, डिस्टेंस जो केस 3 में वो हर केस में डिस्टेंस l है। अब जो टाइम लगा t जो कि आपको कैलकुलेट करना है वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, l बाई यू की वैल्यू आपको इक्वेशन 3 से, यही t आपको कैलकुलेट करना है, कहीं से आपको l बाई यू की वैल्यू मिल जाए। तो हम ऐसा करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 1 से इसको सेट करना होता है, टेक्निकली कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर इक्वेशन 1 को मैं रिवर्स कर दूँ तो 1/t1 आपको मिल जाएगा v प्लस यू बाई एल। और अगर मैं इक्वेशन 1 के साथ साथ इक्वेशन 2 को भी रिवर्स कर दूँ तो 1/t2 जो मिल जाएगा आपको दैट इज़ v बाई एल। अगर मैं अब ये जो स्टेटमेंट इक्वेशन 1 और 2 के रिवर्स मिले इनको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1/t1 माइनस 1/t2 इक्वल टू v प्लस यू बाई एल माइनस v बाई एल। तो गॉस देखिए यहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड होगा नीचे t1 t2, ऊपर आ जाएगा t1 t2 माइनस t1। इसको राइट साइड अगर देखें तो l नीचे कॉमन है, v प्लस यू माइनस v, ये हो जाएंगे v कैंसिल। तो आपके पास स्टेप जो आ जाएगी एंड दैट बिकम्स t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2 इक्वल टू u बाई एल। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ अब तो आपके पास आएगा t1 t2 अपॉन t2 माइनस t1 इसको टू l बाई यू। और ध्यान देखिए इक्वेशन 3 में आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो l बाई यू की, तो वही टाइम था आपके पास, सो दिस बिकम्स योर टाइम, रिक्वायर्ड टाइम। तो जो आपको t1 t2 टाइम दिए थे उसके टर्म में ही तीसरे केस में कितना उसको टाइम लगा पता जानने में, यही आपका आंसर हो जाता है। इट इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, बहुत अच्छी प्रॉब्लम रिलेटिव की, ठीक है। तो एवरेज स्पीड, टाइम, डिस्टेंस निकालने के बहुत चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर सिखा दी हैं। तो ये एक लेक्चर 1 था, पहला लेक्चर था मोशन इन 1D का, फंडामेंटल पैरामीटर्स समझाए थे आपको मैंने। तो अगर आपको समझ में आ गए हैं तो हमारे अगले इसके सीरीज़ के सारे 5-6 लेक्चर जो भी मैं डालने जा रहा हूँ उनको लगातार साथ में बैठ कर नोट्स बनाते हुए लिखेंगे तो डेफिनेटली यू विल लर्न द मोशन इन 1D। ओके, अच्छा लगा हो तो लाइक्स कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं। ओके, थैंक यू।